ओके। नमस्कार बच्चों। तो इंस्पायर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका स्वागत है। ठीक है। आज से अपन जो क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जो अपनी लास्ट क्लास जहाँ पे अपने छोड़ी थी। ठीक है। लास्ट क्लास में बच्चों अपन लेबोरेटरी फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में स्कैटरिंग को समझ रहे थे। आपने समझा था कि कोई पार्टिकल, लास्ट क्लास का थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये m1 मास की बॉडी है, ये आपकी m2 मास की बॉडी है, और ये वेलोसिटी v1 और ले फ्रेम की बात कर रहे जिसको आपने v1l बोला था। और v2l जो है, इसकी वैल्यू आपने कितनी ली हुई थी भैया? 0 ली हुई थी, रेस्ट स्टेट में था सिस्टम। और आपने लास्ट क्लास में देखा था बच्चों कि यहाँ से जो आपके पार्टिकल्स हैं, वो एक पार्टिकल इधर चल जा रहा था और एक पार्टिकल इधर चल जा रहा था। यहाँ से θ1 एंगल पे पार्टिकल स्केटर्ड हो गया, सेकंड पार्टिकल θ2 एंगल पे स्केटर्ड हो गया। ये m1 मास की बॉडी हो गई और ये m2 मास की। ठीक है। और यहाँ से अगर अपन बात करते हैं तो भैया ये v1l डैश लिख दिया जाएगा और ये v2l डैश लिख दिया जाएगा। यहाँ से अपन ने VCM कैलकुलेट किया था भैया m1, यहाँ पे m1 v1 अपॉन m1 प्लस m2, यही लिखा था भैया। बिल्कुल सर, VCM बराबर होता है m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो एक इक्वेशन आपने ये दे दी थी, जो भी इक्वेशन आपने मानी थी भैया। आई थिंक आपने जो इक्वेशन मानी थी, इक्वेशन नंबर 1 दिया था इसको। ठीक है, ये आपने इक्वेशन नंबर 1 दिया था। और आपने अब जो स्केटरिंग है, इसी स्केटरिंग को आपने सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखा था। और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आपने पाया था बच्चों की ये यहाँ पे एक बॉडी आपकी, ये दूसरी आपकी बॉडी है। ठीक है, यहाँ ये m1 मास की बॉडी हो गई, m2 मास की बॉडी हो गई। यहाँ पे क्या था? सेंटर ऑफ मास था इन दोनों का। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन इधर जो वेलोसिटी की होगी v1c होगी, ये इधर इस तरफ यहाँ पे मूव करेगा विद वेलोसिटी v2c। दोनों पार्टिकल जो हैं सेंटर ऑफ मास की तरफ मूव करेंगे। और इनकी जब कोलिजन होगी बच्चों, तो कोलिजन के बाद यहाँ पे ये इस तरीके से चल जाएगा और यहाँ पे दूसरा पार्टिकल इस तरीके से आ जाएगा। ये आपका m2 पार्टिकल हो गया और ये आपका m1 पार्टिकल हो गया। यहाँ पे θc एंगल पे गया तो ये भी θc एंगल पे जाएगा। और यहाँ पे ये इस प्रकार से। सर ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम जो होता है, जीरो मोमेंटम फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। जितना मोमेंटम इस पार्टिकल को, उतना ही मोमेंटम इस पार्टिकल का होगा मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट रहेगी। अब जब ये पार्टिकल इधर जा रहा है तो उतने ही एंगल पे उसी उसी अपोजिट डायरेक्शन में आपके m2 पार्टिकल को जाना होगा। और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v1c डैश आ जाती है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v2c डैश आ जाती है। इस प्रकार से आप चीजों को लिख देते, m1 हो गए, m2 हो गए, v1c हो गए, ये v2c हो जाता है। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। अब आपने बच्चों यहाँ पे v1c की वैल्यू कैलकुलेट की, ठीक है। और v1c अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आपको वेलोसिटी लिखनी है तो मैंने वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखा ही है। पार्टिकल की वेलोसिटी लेफ्ट फ्रेम में माइनस सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ पे आप लिखेंगे भैया v1l माइनस यहाँ पे vcm, यही लिखेंगे। और यहाँ पे vcm की वैल्यू m1 v1l अपॉन m1 प्लस m2 लिखा जाएगा। तो यहाँ पे भैया v1c की जो वैल्यू आपके आई थी फाइनली, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ m2, और यहाँ पे v1l अपॉन m1 प्लस m2 लिख दिया जाता है, अपॉन m1 प्लस m2 लिख दिया जाता है। मुझे नहीं लगता इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत थी। यहाँ पे अपन बात करते हैं v2c, अपन ने कैलकुलेट किया तो v2l माइनस का vcm, v2l की वैल्यू 0 है तो माइनस का vcm की वैल्यू m1 v1l अपॉन m1 प्लस m2, ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है।
और इसको आपने इक्वेशन नंबर आई होप 2 दिया होगा और इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 दिया हुआ होगा। ठीक है, यहां तक अपन ने कैलकुलेशन कर ली थी। अब अपन अपनी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। आफ्टर स्कैटरिंग इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम जो पार्टिकल की वेलोसिटीज आई है यहाँ पे v1 c डैश और v2 c डैश उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है भैया, तो यहां पे देखते हैं भैया, नाउ वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, नाउ velocity transformation नाउ वेलोसिटी ट्रांस जो भी आपके इक्वेशन शायद आपने 5 दिया होगा, इसको 1 2 आपने आरसीएम और वीसीएम को दिया हुआ होगा, जो भी आपने दे रखा है उससे नेक्स्ट कंटिन्यू कर लेना। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप एमएससी फाइनल के स्टूडेंट्स हैं तो कि सर आपने पहले वो इक्वेशन दिया, इतना आप समझदार है भाई, जो इक्वेशन बढ़ रही है उसको लगा देंगे, इससे कौन सी बड़ी बात आ जा रही है। ठीक है, तो नाउ वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन यहां पे लिखेंगे भैया, इक्वेशन फॉर मास m1, इक्वेशन फॉर मास m1 आफ्टर स्कैटरिंग, आफ्टर स्केट आफ्टर स्कैटरिंग। और आफ्टर स्कैटरिंग बात करेंगे भैया, तो आप लोग जानते हैं, आप लोगों को पता है कि जो लेबोरेटरी फ्रेम है और सेंट्रो मास फ्रेम में रिलेशन अच्छे से पता है आप लोगों को। यहाँ पे v1l आ गया, यहाँ पे v1c आ गया और यहाँ पे कितना आ गया प्लस का pcm वेक्टर आ गया। और आफ्टर स्कैटरिंग की बात करें तो डैश लगा दिया, यहाँ पे भी क्या लगा दिया, डैश लगा दिया, और vcm तो एज इट इज ही रहेगा भाई। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो वही रहने वाली जो आपने कैलकुलेट की, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है भैया, तो ये आपने लिख दिया है क्योंकि मोमेंटम वही रहता है बच्चों। आप लोग स्कैटरिंग जब पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि वीसीएम, जब आप नॉर्मल कोलिजन पढ़ा करते थे तो वहां पे वीसीएम बिफोर कोलिजन आप अगर u1 u2 वेलोसिटीज लिया करते थे तो m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 लिखते थे। और आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, सर कोलिजन के बाद जो वैल्यूज लेते थे अपन वेलोसिटी की, वो v1 और v2 लेते थे। तो VCM बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 लिखते थे। बट आप जानते हैं कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो m1 u1 बराबर कितना होता है, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होता है सर m1 v1 प्लस m2 v2। तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। क्लियर है, और मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत आनी चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे अपन इनको किसकी फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं, कंपोनेंट्स की फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं। किसकी फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं, कंपोनेंट्स की फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं। तो आइए भाई यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, आफ्टर स्कैटरिंग तो v1l डैश, ये तो चल ही रहा है। यहाँ पे x कंपोनेंट और यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया, आई कैप आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे भैया एक कंपोनेंट इसका v1l का, जो फर्स्ट पार्टिकल का, आप फर्स्ट पार्टिकल हैं v1l डैश क्या है भाई, डैश का मतलब है आफ्टर स्कैटरिंग v1 का मतलब क्या है, फर्स्ट पार्टिकल, l का मतलब है लेफ्ट फ्रेम में। अब लेफ्ट फ्रेम में तुम्हें पता है कि जो आपका पार्टिकल है वो इस प्रकार से स्केटर्ड हो रहा है, कितने एंगल पे, θ1 एंगल पे। तो इसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी आएगा, वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी आएगा। तो यहाँ पे y कंपोनेंट भी लिख देते हैं, डैश लगा देते हैं और साथ में जे कैप लिख देते हैं। अब आपने देखा है, ये तो आपने लेफ्ट फ्रेम में देखा, और आप सेंट्रो मास फ्रेम में देखते हैं तो आपने क्या देखा हुआ है, सेंट्रो मास फ्रेम में ये एंगल θc दिया हुआ है, ये आपको v1c डैश दिया हुआ है। आप अपने डायग्राम में देखते रहिए। तो x कंपोनेंट कितना आ जाएगा भैया, v1c डैश, और यहाँ पे cos θc आ जाएगा, और यहाँ पे y कंपोनेंट कितना आ जाएगा, v1c डैश, और यहाँ पे sin θc आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं, और वैल्यू की बात करते हैं भैया, तो यहाँ पे v1c डैश की बात करते, तो v1c डैश x आई कैप प्लस यहाँ पे v1c y
डेस, यहाँ पे जे कैप लिख दिया। और वीसीएम को अगर आप बड़े ध्यान से देखते हैं तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है आपने m1 v1 l लिखा हुआ है। और जो आपका लेफ्ट फ्रेम में आप देखिए डायग्राम में, तो आपका फर्स्ट पार्टिकल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी रख रहा है। तो केवल एक्स में ही है, वीसीएम की वैल्यू क्या है, एक्स में ही है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे प्लस का वीसीएम, और ये किस में है भैया, आई कैप में, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ऑन कंपैरिजन, तुलना करने पे, ऑन कंपैरिजन, तुलना अगर आप करते हैं भैया तो v1l x डेस बराबर x कम, यहाँ पे आई कैप के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं तो ये आई कैप रहा और ये आई कैप है भैया। तो यहाँ पे v1c डेस x लिख दिया आपने, साथ में यहाँ पे आपने pcm लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये आराम से आपने लिख दिया है। और यहाँ पे v1c x डेस लिखते हैं, v1c डेस x आपको कैलकुलेट करना है। अब भाई यहाँ v1l डेस को क्या लिखा जा सकता है सर, हम जानते हैं इसको v1l डेस तो लिखा जाएगा इसे ही, साथ में x लिखा हुआ है, x कंपोनेंट इसका मतलब, और यहाँ पे कितना आ जाएगा cos थीटा 1l, कितना आ जाएगा भैया cos थीटा 1l। और यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया सर, यहाँ पे v1c डेस आ जाएगा। और यहाँ पे x लिखा हुआ इसका मतलब कौन सा कंपोनेंट, cos थीटा c लिख दिया। सब वैल्यूज भी पता है आप लोगों को। और यहाँ पे कितना आ जाएगा वीसीएम की वैल्यू, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको पता है कि m1 और यहाँ पे v1l अपॉन m1 प्लस m2। बात समझ में आई नहीं आई, इसको नोट कीजिए पहले। तो यहाँ तक तो लिख लिया था। नाउ वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यहाँ से कंटिन्यू करना है आपको आफ्टर स्कैटरिंग, और लिख डालिए भैया। और यहाँ पे अगर तुम वैल्यू भी नहीं रखो तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में एक साथ डील कर लेंगे, इसको वीसीएम ही रहने दो। तो इसको नेक्स्ट इक्वेशन दे देना जो भी आ रही है आपकी। अगर आपने लास्ट इक्वेशन में यहाँ पे अपन तो 3 दिए हैं अब तक, तो 3 के बाद नेक्स्ट इसको बढ़ा देता हूँ मैं 4, या आपकी इक्वेशन आ जाएगी 4। और यहाँ पे अब इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। और भैया अभी तो आपने जेकेब के कोफिशिएंट को कंपेयर नहीं किया, ऑन कंपैरिजन यहाँ पे एक्स कंपोनेंट, और यहाँ पे लिखिए ऑन कंपैरिजन यहाँ पे y कंपोनेंट को आप कंपेयर करके देख लीजिए भैया। और जब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा y कंपोनेंट को, तो v1l y डेस आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया v1l y डेस बराबर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा v1c y डेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया v1c और यहाँ पे y डेस, ये लिख दिया। और इसकी वैल्यू तुम जानते हो, साइन कंपोनेंट आ जाएंगे, यहाँ पे y एक्सिस के लोग कितना आ रहा है, साइन आ रहा है, तो यहाँ पे v1l डेस, और यहाँ पे लिखा जाएगा भैया साइन थीटा 1l।
अपन एक के अलोंग ही कंपोनेंट ब्रेक करके देख ले रहे हैं, अपन रिजल्ट लिखेंगे और 2 के लिए सेम टू सेम ही सिमिलरली लगा के जनरलाइज कर देंगे, ठीक है। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों। ये v1l साइन थीटा 1l और यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगा v1 c डेस, और यहाँ पे साइन थीटा c के बराबर आ जाता। और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 है, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगा। बच्चों एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स के जो नोट्स है टेलीग्राम पे डले हुए हैं, आप वहां से अगर कोई बच्चा नोट्स नहीं लिखना चाहता है तो वहां से कवर कर सकते हैं, ठीक है भैया। ये इक्वेशन नंबर 6 आ जाता है। इक्वेशन नंबर 5 आ गए। इक्वेशन नंबर, इसको एक सेकेंड, इसको अपन 4 दे देते हैं और इसको अपन 5 दे देते हैं। तो इक्वेशन 5, 6 और 7 आएंगे भाई, और 7 सॉरी ये 6 आ गया और ये इक्वेशन नंबर 7 आ गया है। अब भैया इक्वेशन 5 और इक्वेशन 7 को देखिए, तो अगर यहाँ पे इक्वेशन 7 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 5 कर देता हूं, ध्यान से देखते जाइए बच्चों, 1% टफ नहीं है, केवल सिंपल सी कैलकुलेशन है जिसको अपन कैलकुलेट कर रहे हैं सेंट्रोमास फ्रेम के अंतर्गत, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, केवल समझने की बात थी, लास्ट क्लास में ही समझा चुका हूं। आज तो केवल सिंपल कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स की बात होगी बच्चों। एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में ध्यान से समझ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट छोटा सा होता है, फिर उसकी प्रॉपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। तो इसकी कैलकुलेशन से घबराना नहीं। जब 2, 5, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आप पढ़ेंगे तो आप इसकी कैलकुलेशन के लिए हैबिचुअल हो जाएंगे, आपको आदत पड़ जाएगी कि ठीक इस प्रकार की कैलकुलेशन है, और आपकी जो माइंड है वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो परेशान नहीं होना कि सर इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कैसे याद रहेगी, कैसे याद नहीं रहेगी। ऑटोमेटिक जब भी कोई नई चीज के लिए माइंड वर्क करता है तो थोड़ा सा आपको डिफरेंट फील होता है, बट 10-5 दिन बाद जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों के लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान लगने वाली हैं, इस बात का ध्यान रखिए भाई। तो भैया यहां पे कितना हो गया, टेन थीटा 1l आ गया भाई, साइन थीटा 1l, और यहां पे कितना है भैया, यहां पे कोस थीटा 1l, v1l वर्ल डेज से v1 एल डेज से v1 एल डेज कैंसिल हो गया, और यहां पे v1 डेज, यहाँ पे v1 c डेश, और यहाँ पे आपने लिखा है भैया साइन थीटा c अपॉन, यहाँ पे अगर आप देखते हैं भैया तो v1 c डेश कोस थीटा c प्लस vcm लिखा हुआ है। तो यहाँ पे v1 c डेश और यहाँ पे कोस थीटा c, और साथ में यहाँ पे आपने लिख दिया है vcm। बच्चों इस v1 c डेश को डिवाइड कर देते हैं तो टेन थीटा 1l बराबर यहां पे आ जाता है भैया साइन थीटा, ये 1c चल रहा है भाई, साइन थीटा 1c चल रहा है, तो साइन थीटा 1c, और यहां पे कितना आ जाता है भैया कोस थीटा 1c प्लस यहां पे vcm अपॉन v1c डेश, इस प्रकार से आप लिख देते हैं, ठीक है। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 8। और बच्चों अपन इसको अपन नया वर्ड लिखने जा रहे हैं, VCM अपॉन V1C डेश को कुछ लिखने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। आप लोगों ने बचपन में, मतलब बचपन का मतलब है छोटी क्लासेस में पढ़ा है स्कैटरिंग के बारे में, कोलिजन के बारे में, और जब सेंट्रोमास फ्रेम में आप कोलिजन पढ़ते हैं तो उसके लिए एक रिजल्ट पढ़ते हैं कि जो आपकी वेलोसिटी होती है बच्चों आफ्टर स्कैटरिंग और बिफोर स्कैटरिंग किसी भी पार्टिकल की उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, ये आपने पढ़ा है। तो यहां पे लिखिए सिंस वी नो दैट, अब उसको चाहे तो मैं यहां पे डिराइव भी करा सकता हूं, भाई किसी के मन में आ रहा होगा सर उसको डिराइव करा देते तो बहुत बढ़िया रहता, बट मेरे अकॉर्डिंग उसको डिराइव करने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर आपकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में आपको यह भी ध्यान रखना है कि कौन सी कैलकुलेशन को छोटे कैसे करना है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा चीजों को एंटर नहीं करेंगे यहां पे, जो चीज डायरेक्ट याद रखने की उसको डायरेक्ट ही याद रखेंगे, ठीक है। और अपनी ग्रह की बुद्धि लगाएंगे तो फिर
आपको बहुत दिक्कत आने वाली है भैया। तो भैया यहाँ पे सिंस वी नो दैट इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम को ध्यान से देखिए भाई, यहाँ पे जो V1C डेज की जो वैल्यू होगी बच्चों, इसका आपने मैग्नीट्यूड ले लिया, ये किसके बराबर होगी, V1C के। V1C क्या है भैया, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल बिफोर स्कैटरिंग इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ये वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर स्कैटरिंग इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, इनकी वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे तो V1C डेज का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा भाई, V1C डेज का जो मैग्नीट्यूड होगा, V1C की वैल्यू कितनी लिखी है आपने, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपने लिखी हुई है M2 V1L अपॉन M1 प्लस M2, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं यही आपने लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे VCM की जो वैल्यू आपने लिखी हुई है बच्चों, मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन की कोई बात नहीं कर रहा हूं, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू रखी हुई है भैया आपने, M1, और यहाँ पे V1L अपॉन M1 प्लस M2 ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो VCM अपॉन V1C डेज, तो यहाँ पे VCM अपॉन V1C डेज की अगर मैं बात करता हूं भैया, तो क्या आ जाएगा, M1 अपॉन M2 आ जाएगा। तो यहां पे कितना लिख दिया जाएगा भाई, टेन थीटा 1L बराबर साइन थीटा 1C बराबर यहां पे लिखा है आपने कॉस थीटा 1C प्लस M1 अपॉन M2, ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन आ जाती है भैया। एंड दैट इज अवर इक्वेशन नंबर व्हाट, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 8, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 9 एंड दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 10। आई थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार यहां तक आप नोट करेंगे, कितना आसान है बताओ बच्चों। तो यहां तक आपने लिख लिया था, एक बार यहां से लिखना प्रारंभ कर दीजिए, आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। और तुम जानते हो बच्चों, यहाँ पे थीटा 1C को थीटा C तुम लोगों ने माना हुआ है, तो यहाँ पे ये तो 1 तो आप चाहें तो लिखे, क्योंकि बाद में आपने थीटा C माना हुआ है पूरे के पूरे कोई। भाई आपने सेंट्रो मास फ्रेम में क्या मान रखा है, थीटा C ही मान रखा है। तो आराम से सिंपल थीटा C ही लिख देंगे। और यहाँ पे आपने दो फ्रेम आपने देखे, और दोनों फ्रेम में आपने स्केटरिंग एंगल देखे, तो आपने दोनों फ्रेम लेबोरेटरी फ्रेम और सेंट्रो मास फ्रेम में जो आपके स्केटरिंग एंगल है उनके बीच में आपने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है। लिख लीजिए भैया। वन हटा लीजिएगा, इक्वेशन नंबर 10 आ जाता है बच्चों, ये साइन थीटा C है। और यहाँ पे
m1 अपॉन m2 को आप क्या लिख देंगे, वेयर m1 अपॉन m2 बराबर इसको लिखते हैं आप गामा। तो इन जनरल, और इस वन को भी हटा के इन जनरल कर देते हैं, तो इन जनरल यहां पे आ जाता है भैया टेन थीटा एल, ये लेबोरेटरी फ्रेम में स्केटरिंग एंगल आ गया। और यहां पे कितना लिख दिया आपने, साइन थीटा सी अपॉन, यहां पे आपने लिख दिया कॉस थीटा सी प्लस गामा। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 11 एंड दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 12। देख लीजिए भैया, अब यहां पे लिख लेंगे इक्वेशन 12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों फ्रेम में जो स्केटरिंग एंगल हैं उनके बीच में रिलेशन डिफाइन करने का काम कर रहा है। तो यहां पे लिख देंगे इक्वेशन 12 represents the scattering angle, represents the scattering, equation 12 represents the relation between, represents the relation between the scattering angles in both frames। लिख लीजिए भैया, दोनों फ्रेम में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्कैटरिंग एंगल। यहां पे थीटा एल इज द स्कैटरिंग एंगल इन लेफ्ट फ्रेम एंड थीटा सी इज द स्कैटरिंग एंगल इन सेंट्रोमास फ्रेम। और ये आपके पास रिलेशन आगे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, काम में आएगा। और यहां पे अपन क्रॉस सेक्शन के लिए रिलेशन कैलकुलेट करेंगे इसका यूज करके। तो करे भैया, तो हेडिंग लगाइए और यहां पे लिखिए रिलेशन बिटवीन the relation between the cross section of centromass frame and laboratory frame। तो अब भैया अपने को क्रॉस सेक्शन की बात करनी है, ठीक है। तो आराम से इसको अब समझेंगे। एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स का पेपर थोड़ा सा टफ होता है बच्चों, पर मैंने पहले टफ ही स्टार्ट किया है, ठीक है। और 2-5 दिन आराम से पढ़ेंगे तो मजे से समझ में आएगा, मस्त रहो तुम, शानदार, एक एक चीज क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। रिलेशन बिटवीन द क्रॉस सेक्शन ऑफ सेंट्रोमास फ्रेम एंड लेबोरेटरी फ्रेम में देखेंगे। तो बच्चों आप जानते हैं कि अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ स्केटर्ड पार्टिकल की, तो सर नंबर ऑफ स्केटर्ड पार्टिकल को तो आप किसी फ्रेम में चेक कर लीजिए, वो तो वही रहेंगे, वो तो वही रहेंगे। अब जैसे मान लेते हैं यहां पे आपने स्केटरिंग कराई, आपका टारगेट है, और इस टारगेट पार्टिकल पे आपने इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट करा दी, ठीक है। और मान लेता हूं यहां पे मैंने डिटेक्टर लगा रखा, और इस डिटेक्टर पे ये कितने एंगल पे,
थीटा एंगल पे मैंने डिटेक्टर लगा रखा है, जहां पे सॉलिड एंगल कितना है, डी ओमेगा है। अब ये इक्विपमेंट मशीन है। अब तुम किसी भी फ्रेम से इस स्कैटरिंग को एनालिसिस करो, इसने जितने यहाँ पे पार्टिकल डिटेक्ट किए हैं वो तो सेम रहेंगे। और ये डिटेक्टर आप किस लिए लगाते हैं, स्कैटर्ड पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए। तो नंबर ऑफ डिटेक्ट पार्टिकल तो सेम रहेंगे, और वही आपके क्या, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल। तो आप क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट फ्रेम में, ध्यान से सुनिएगा, आपको नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल चाहिए, तो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल आप लेफ्ट फ्रेम में कैलकुलेट कर ले, चाहे आप सेंट्रोमास फ्रेम में कैलकुलेट कर ले, वैल्यू सेम रहेगी। अब लैंग्वेज कैसे लिखेंगे वो देखिएगा। लेफ्ट फ्रेम में थीटा एल एंगल पे डी ओमेगा एल सॉलिड एंगल में जितने पार्टिकल स्कैटर्ड होते हैं उतने ही पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे किस में, थीटा सी एंगल पे डी ओमेगा सी सॉलिड एंगल में डिटेक्टर पे। भाई दोनों फ्रेम में क्या मिलेंगे, सेम ही मिलेंगे। बिल्कुल सर, ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है भैया, तो लिखिए। तो वी नो दैट फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, we know that from the observation, we know that from the observation that same particle, that the same particle, same particle, the same particle which go into the solid angle, which go into the solid angle, the same particle which go into the solid angle d omega c at theta c, d omega c at the scattering angle theta c, go into the solid angle, go into the solid angle d omega l at theta l in the left frame. In the left frame. ठीक है, लिख लीजिए। भाई सीधी सी बात है सर, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल सेम रहने वाले। डिटेक्टर जो डिटेक्ट करेगा पार्टिकल, आप अलग अलग फ्रेम लेके ऑब्जर्व भी तो करते, पर नंबर ऑफ पार्टिकल तो वही रहने। किसी भी फ्रेम से आप मेजर कर लीजिए, उसी को ही अपन ने लिखने का काम किया है। लिख लीजिए। और बच्चों, अगर आपकी स्कैटरिंग जो है वो स्पेरिकली सिमेट्रिक हैं, जब कभी भी स्पेरिकल सिमेट्रिक वर्ड आता है इसका मतलब आपकी स्कैटरिंग जो है फाई पे डिपेंड नहीं कर रही, तो फाई को अपन इंक्लूड भी नहीं करेंगे। तो यहां पे लिख दीजिएगा, इफ द स्कैटरिंग इज spherical symmetric, if the scattering is spherical symmetric, that means it does not depend on phi, that means it does not depend on phi। अब भाई फाइव पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे लेफ्ट फ्रेम में। नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल कैलकुलेट करने पड़ेंगे आपको सेंटर ऑफ मास फ्रेम, और दोनों क्या है, इक्वल। तो यहां पे लिखेंगे देन द नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल
इन लेफ्ट फ्रेम, द नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल इन लेफ्ट फ्रेम। और वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, यहां पे लिखा जाएगा सिग्मा एल, यहां पे थीटा एल, और यहां पे साइन थीटा एल, और यहां पे डी थीटा एल। एंड दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। सिमिलरली यहां पे लिखेंगे सिमिलरली द नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, नंबर ऑफ scattered particle in center of mass frame, center of mass frame। और कितना लिख दिया जाएगा भाई सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, यहाँ पे सिग्मा सी, यहाँ पे थीटा सी, और यहाँ पे लिख दिया आपने साइन थीटा सी, और यहाँ पे डी थीटा सी। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपने लिखा हुआ ये दोनों वैल्यू क्या है, बराबर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो यहां पे लिखा हुआ है सिग्मा एल थीटा एल, और यहां पे साइन थीटा एल और डी थीटा एल बराबर सिग्मा सी, यहां पे थीटा सी, यहां पे साइन थीटा सी, और यहां पे आपने डी थीटा सी लिख दिया है। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 3। और बच्चों यहां से अपन सिग्मा एल थीटा एल निकाल लेते हैं, यहां से सिग्मा एल थीटा एल निकाल लेते हैं। तो सिग्मा एल थीटा एल बराबर यहां से कितना आएगा, साइन थीटा सी अपॉन यहां पे साइन थीटा एल। ठीक है। और यहां पे आपने लिख दिया सिग्मा सी थीटा सी, और यहां पे डी थीटा सी अपॉन डी थीटा एल। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 4। सर आप क्या करने जा रहे हैं बच्चों, यहां पे अपन जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है, सिग्मा क्या है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, तो सिग्मा एल को सिग्मा सी थीटा सी के साथ वैल्यू लिखने जा रहे हैं। इस सिग्मा एल थीटा एल की वैल्यू, सिग्मा थीटा एल की वैल्यू अपन निकाल लेंगे, और इस पूरे के पूरे को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे थीटा सी में। ठीक है भैया, ये इक्वेशन नंबर 4 आ जाती है। एक बार यहां तक आप लिख लीजिए। कर लीजिए नोट। ठीक है, लिख लीजिए। अब अपने को एक तो साइन थीटा एल की वैल्यू चाहिए, एक अपने को डी थीटा सी अपॉन डी थीटा एल की वैल्यू चाहिए, और अपना काम हो गया।
तो अपना काम हो गया। आपको पता है टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आप लेफ्ट फ्रेम में कैलकुलेट कर लीजिए, सेंट्रोमास फ्रेम में कैलकुलेट कर लीजिए, वैल्यू सेम ही रहेगी। ये मैं बता ही चुका हूं। क्यों? क्योंकि टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो होता है, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? आप कहेंगे सर टोटल नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन नंबर कितना दे दिया आपने? सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, आप क्या जानते हैं भैया? आपने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, टेन थीटा एल बराबर साइन थीटा सी अपॉन कॉस थीटा सी और प्लस का गामा, ये पढ़ा हुआ है अपन ने, एंड दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 5। बच्चों टेन थीटा एल आपके पास है तो साइन थीटा एल आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन थीटा एल बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर तो साइन थीटा सी है अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा भैया? साइन स्क्वायर थीटा सी प्लस यहाँ पे कॉस थीटा सी प्लस गामा का होल स्क्वायर। ओके। और यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो साइन थीटा सी अपॉन यहाँ पे स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा सी प्लस कोस स्क्वायर थीटा सी की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी भैया। और यहाँ पे भाई साइन स्क्वायर थीटा सी प्लस कोस स्क्वायर थीटा सी 1 हो गया, बचा कितना? यहाँ पे आपका 2 कोस थीटा सी, 2 गामा कॉस थीटा सी और प्लस का यहाँ पे गामा स्क्वायर, और यहाँ पे आपने लिख दिया है साइन थीटा एल। यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया? साइन थीटा एल आ जाएगा। और इक्वेशन नंबर 6 कितना लिख देंगे भैया? इक्वेशन नंबर इसको 6 लिख देंगे। इसी पर सिमिलरली यहाँ पे कोस थीटा एल भी लिख लीजिए, काम आएगा। अभी आपको पता नहीं पर मुझे पता है काम आएगा, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। और यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया? अब यहाँ पे बेस कितना है? कोस थीटा सी प्लस गामा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉस थीटा सी प्लस गामा अपॉन रूट ओवर यहाँ पे 1 प्लस 2 गामा कॉस थीटा सी और प्लस का कितना आ जाता है? गामा स्क्वायर आ जाता है। इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, एंड दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 7। अब सर अपने साइन थीटा एल लिख दिया, बट अपने को डी थीटा सी अपॉन डी थीटा एल भी, डी थीटा क्या कैलकुलेट, डी थीटा सी अपॉन डी थीटा एल चाहिए। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते इक्वेशन नंबर 5 को। तो from the differentiation of इक्वेशन 5, और इक्वेशन 5 का डिफरेंशिएशन करने से टेन स्क्वायर थीटा एल को आप क्या लिख देंगे भाई? सर टेन स्क्वायर थीटा एल का कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा एल। बिल्कुल सर। और यहाँ पे थीटा एल का कितना हो जाएगा? डी थीटा एल हो जाएगा। और आपका साइन थीटा सी अपॉन कोस थीटा सी प्लस गामा है, कभी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोस थीटा सी प्लस गामा का आपने स्क्वायर कर दिया, यू अपॉन वी से करेंगे, और यहाँ पे क्या लिख दिया? कोस थीटा सी प्लस गामा। और साइन थीटा सी की आपने बात की है बच्चों, साइन थीटा सी का कोस थीटा सी और थीटा सी का डी थीटा सी आएगा। तो यहाँ पे कोस थीटा सी और यहाँ पे डी थीटा सी आ जाएगा। मुझे इसको इधर शिफ्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे माइनस साइन लग जाता है भैया। अब क्या करेंगे? साइन थीटा सी को छोड़ देंगे, ये छोड़ दिया भैया साइन थीटा सी को,
और कोस थीटा सी प्लस गामा का करेंगे, और कोस थीटा सी प्लस गामा का जब आप करेंगे भैया तो कोस थीटा सी का कितना हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा सी, तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा सी आ जाएगा, और भैया यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी थीटा सी। तो यहाँ पे डी थीटा एल, अब आपको डी थीटा सी अपॉन डी थीटा एल चाहिए, तो डी थीटा सी अपॉन डी थीटा एल, इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ पे कोस स्क्वायर कोस थीटा सी प्लस गामा का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे भैया डी थीटा सी डीएल को इधर भेजा है अपन ने, तो ये तो ऊपर चला गया, सेक स्क्वायर थीटा एल को कोस स्क्वायर थीटा एल लिखा जा सकता है भाई, ये क्या है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा एल एज इट इज रहा है, डी थीटा एल को केवल इधर भेजा है, तो सेक स्क्वायर थीटा एल को कोस स्क्वायर थीटा एल इसको नीचे भेजेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा सी प्लस गामा, और यहाँ पे कोस थीटा सी। ठीक है, ये आपने लिख लिया है, क्लियर है भैया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे डी थीटा सी अपॉन डी थीटा एल, एक बार कैलकुलेशन देखते रहिएगा, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कोस थीटा सी प्लस गामा का होल स्क्वायर, कोस थीटा एल की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, सर ये रही कोस थीटा एल की, कोस थीटा सी प्लस गामा, तो स्क्वायर आएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, कोस थीटा सी प्लस गामा का स्क्वायर आएगा, और अपॉन जो थर्ड फ्रैक्शन है वो ऊपर पहुंच जाएगा, और यहाँ पे कितना बनेगा, 1+2 गामा, यहाँ पे कोस थीटा सी, और प्लस का कितना हो गया भैया, गामा स्क्वायर हो गया, ये आपने लिख दिया है, और यहाँ पे आपने कोस थीटा सी लिख दिया भाई, और यहाँ पे कोस थीटा सी प्लस का गामा लिख दिया है, ठीक है, और ये आपने कैंसिल कर दिया है भैया, तो डी थीटा सी अपॉन डी एल, डी थीटा एल बराबर 1+2 गामा कॉस थीटा सी प्लस गामा स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस थीटा सी, और यहाँ पे लिखेंगे भैया कॉस थीटा सी प्लस, एक बार देखिए कैलकुलेशन को यही आ रही है क्या, देख लीजिए एक बार अच्छे से कैलकुलेशन। छोड़ दिया क्या अपन ने एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, ये साइन स्क्वायर थीटा सी भी है नहीं यहाँ पे, एक सेकंड थोड़ा सा इसको रिकरेक्ट कीजिए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसमें साइन स्क्वायर थीटा सी भी ऐड होगा, ये अपन ने रख दिया था इसको, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा सी बनेगा, और साइन स्क्वायर थीटा सी 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस गामा कोस थीटा सी बनेगा, ये कितना बनेगा, 1 प्लस गामा कोस थीटा सी, ठीक है, तो इस पूरे को ही क्या बनाना पड़ेगा अपने को, 1 प्लस गामा कोस थीटा सी। ध्यान से देखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा सी यहाँ पे चल रहा था, इधर देखिए भैया, यहाँ पे ये टर्म है, यहाँ पे टर्म है, डी थीटा सी को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ पे कोस थीटा सी तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा सी प्लस गामा कोस थीटा सी हो जाएगा, ठीक है, और ये साइन स्क्वायर थीटा सी है, डी थीटा सी को कॉमन ले लिया है, तो कोस स्क्वायर थीटा सी प्लस साइन स्क्वायर थीटा सी, ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन जानते हैं कितना होता है, वैल्यू 1 होता है, तो 1 प्लस गामा कोस थीटा सी बनेगा, और डी थीटा सी,
तो यहां पे अपन ये टर्म एज इट इज लिख दिया और इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी फाइनली 1 प्लस गामा कोस थीटा। तो यहाँ पे कोस थीटा सी हट जाएगा, जो कटा वो कट गया और ये फाइनल क्या बन गया 1 प्लस गामा कोस थीटा सी। तो थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा भाई, अपन ने एक टर्म को ध्यान नहीं दिया था। ये अपनी वैल्यू आ जाती हैं और अपन ने क्या क्या वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, 7 आ गया, ये दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 8। और ये सब इक्वेशन नंबर 8 से वैल्यू रखेंगे, इक्वेशन नंबर 6 से वैल्यू रखेंगे और इक्वेशन नंबर 4 6 और यहां पे 8 फ्रॉम इक्वेशन, यहां पे लिखेंगे भैया फ्रॉम इक्वेशन 4 6 एंड इक्वेशन 8। ठीक है भैया, तो आपने लिखा हुआ है सिग्मा एल थीटा एल बराबर यहां पे कितना है भैया ऊपर, यहां पे साइन थीटा जो लिखा हुआ है, एक बार मैं देख लेता हूं कि क्या वैल्यू बनाई थी, साइन थीटा सीता ए और अपोन में आपने साइन थीटा एल लिखना है और साइन थीटा एल की वैल्यू आपने लिखी है साइन थीटा सी अपोन यहां पे अंडर रूट 1 प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 कोस थीटा सी, ये लिखी हुई है भाई आपने वैल्यू। फिर अंडर रूट 1 प्लस 2 गोमा कोस थीटा सी प्लस गामा स्क्वायर साइन थीटा एल की वैल्यू रख दी और फिर अपने को लिखना है भैया डी थीटा सी अपॉन डी थीटा एल। ये तो आपका एक पोर्शन हो गया और डी थीटा सी अपॉन डी थीटा एल को इधर लिख देंगे आप 1 प्लस 2 गामा कोस थीटा सी प्लस का यहाँ पे गामा स्क्वायर अपॉन जो यहाँ पे लिखा जाएगा भैया 1 प्लस गामा कोस थीटा सी, ये लिख दिया जाएगा और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो सिग्मा एल और यहाँ पे सिग्मा सी थीटा सी लास्ट में लिख देते भाई, सिग्मा सी थीटा सी लास्ट में लिख देते, सिग्मा एल थीटा एल की जो वैल्यू है तो भैया यहाँ पे साइन थीटा सी से साइन थीटा सी कैंसिल हो जा रहा है और ये थर्ड फ्रैक्शन ऊपर चल जाएगा तो यहाँ पे 1 प्लस 2 गामा और यहाँ पे cos थीटा सी प्लस गामा स्क्वायर, तो 1 तो पावर पहले से इसकी पावर कितनी हाफ, जब बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना लिख देंगे भैया 1 प्लस गामा cos थीटा सी और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी सिग्मा सी थीटा। ये आपने डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन में रिलेशन कैलकुलेट कर दिया, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर। और यहां पे लिख भी देंगे अपन दिस इक्वेशन 9 इज वैलिड फॉर बोथ inelastic and elastic scattering, inelastic and elastic scattering, inelastic and elastic scattering, and it represent the relation between, it represent the relation between the cross section, it represent the relation between the cross section of left frame and CM frame, left frame and CM frame, that's all। ठीक है भैया, ये आपने लिख दिया है, क्लियर हो गया है, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 9 आ गई है। ठीक है, ये आपका कवर होता है। कल से आपको स्केटरिंग का क्वांटम ट्रीटमेंट पढ़ाएंगे भाई।
ठीक है, कल से क्वांटम थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग के बारे में चर्चा करेंगे। अब आपके बहुत बढ़िया से समझ में आ गई है भाई, तो इसको आप आराम से स्क्रीन को पोज करके नोट कर लीजिएगा। आप बड़े बच्चे हैं, कहाँ से लिखना था भैया आपको? यहां तक आपने लिख दिया था भैया, ठीक है। यहां से आप इक्वेशन नंबर 6 तक का स्क्रीन को पोज हैं आप लिख लेंगे भाई। फिर इक्वेशन 6 के बाद 7 से आप यहां तक लिख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां तक लिखने के बाद आप यहां तक नोट कर लेंगे 4, 6 एंड 8 तक। और इसके बाद आप लिख लेंगे भैया इक्वेशन नंबर 9 तक। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है भैया, राधे राधे।